हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, रीट एसएसटी के कोर्स के अंदर आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे गुप्त काल के विषय में, जो कि हमारी रीट एसएसटी के सिलेबस के अंदर सेकंड यूनिट में दिया हुआ है। यूनिट फर्स्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, रीट एसएसटी का कोर्स आपको नियमित रूप से मिलता रहेगा। बहुत ही जल्दी हम इस कोर्स को पूरा कर लेंगे। रीट एसएसटी का पूरा कोर्स हम यहाँ पर इसी चैनल पर करने वाले हैं। दोस्तों, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता है। आप निश्चिंत रूप से हमसे जुड़े रहिए, आपको जल्दी ही कोर्स जो है वो पूरा करवा दिया जाएगा। और दोस्तों, इससे पहले जो है हम रीट साइकोलॉजी का कोर्स लगभग पूरा कर चुके हैं। अगर आपने वो कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ही प्लेलिस्ट में जाकर के रीट साइकोलॉजी का वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जल्दी ही हम इस कोर्स को पूरा करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास। हम बात करते हैं गुप्त काल के विषय में। तो गुप्त काल जो है, इसे हम भारतीय इतिहास के अंदर स्वर्ण युग, श्रेण्य युग या क्लासिकल युग के नाम से जानते हैं। इसे हम स्वर्ण युग, श्रेण्य युग या क्लासिकल युग कहते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। इस काल के अंदर बहुत सारे काम हुए, इसलिए हम इसे स्वर्ण युग, श्रेण्य युग या क्लासिक युग के नाम से जानते हैं। एक बार पहले ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है। दोस्तों, रीट 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्लासिक एज या स्वर्ण युग हम किसे कहते हैं भारतीय इतिहास का। तो देखिएगा, मौर्य साम्राज्य को हमने पढ़ा था, बहुत ही विस्तृत साम्राज्य था वो। लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद में उसके पतन के साथ साथ ही भारत की जो राजनीतिक एकता थी वो भी साथ ही समाप्त हो गई थी। और इसी बीच में कुछ अन्य वंश भी आए, जैसे कि कुषाण वंश और जो है सातवाहन वंश है, ये भी आए। और इन्होंने जो है उत्तरी और दक्षिणी भारत में हालांकि स्थिरता लाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एरिया पर फैल नहीं पाए। उनका जो कार्य था वो अपने ही क्षेत्रों तक सीमित ही रहा था। अगर हम बात करें कि गुप्त कौन थे, तो गुप्त संभवतः कुषाणों के ही सामंत इनको माना जाता है। गुप्त कौन थे, तो संभवतः ये कुषाणों के ही सामंत। देखिए, हिस्ट्री में हमेशा संभवतः शब्द ही रहता है दोस्तों, क्योंकि पुराने फैक्ट्स के आधार पर हम बात करते हैं। तो संभवतः ये कुषाणों के सामंत थे। इसके बाद में हम बात करें कि गुप्तों की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई, तो ये प्रश्न बड़ा ही विवादित है दोस्तों। अलग अलग जो विद्वान हैं इनके बारे में अलग अलग जो है मत प्रस्तुत किया करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कौमुदी महोत्सव की, तो इसके अनुसार गुप्त जो हैं वो क्या थे, शूद्र थे। तो देखिएगा, गुप्तों को शूद्र भी माना गया है। चंद्रगोमिन के व्याकरण की बात करें तो गुप्तों को शूद्र जाट यानी जर्ट भी माना गया है, जिसका समर्थन अन्य जो रोमिला थापर और प्लेट जैसे विद्वानों ने भी किया है। यहाँ गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बात करें तो वो इन्हें जो है चंद्रवंशीय मानते हैं। क्या माना है इन्होंने, चंद्रवंशीय क्षत्रिय माना है दोस्तों। और हेमचंद्र राय जो चौधरी हैं वो इन्हें ब्राह्मण भी मानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कितने सारे अलग अलग जो मत हैं वो हमारे सामने हैं। अगर हम वर्तमान में बात करें कि इसमें जो और जानकारी हमें मिलती है, उनके अनुसार जो है वर्तमान जो अधिकतर जो साहित्यकार हैं वो इन्हें वैश्य मान करके चलते हैं। उनके अनुसार जो हैं गुप्त क्या थे, वैश्य थे। तो इतने सारे मत यहाँ पर प्रचलित है दोस्तों, जो हैं गुप्तों के उत्पत्ति के संबंध में। देखें कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। संभवतः यहाँ से आने की संभावना कम है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछे तो आप तैयार हैं उस चीज़ के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में क्या माना जाता है, तो आप क्या कहेंगे, उसे वैश्य कहेंगे, जो सबसे अच्छा मत माना जाता है। इसके अलावा देख सकते हैं हम, किसी ने शूद्र कह दिया, किसी ने जाट कह दिया, किसी ने क्षत्रिय कह दिया और किसी ने ब्राह्मण भी कहा है। इतने ज़्यादा परिवर्तन यहाँ हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें कि इस वंश के संस्थापक कौन थे, तो इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो होगा श्रीगुप्त। इनके जो है 275 टू 75 ईस्वी के अंदर राज करने का उल्लेख हमें जो है विभिन्न ग्रंथों से प्राप्त होता है। इसके बाद में हम इनके सबसे महत्वपूर्ण और पहले जो शासक हैं, जो बहुत ही प्रतापी शासक थे, चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो 319 ईस्वी से लेकर के
334 ईस्वी तक माना जाता है। कब से कब तक? 319 से 334 तक। हालांकि ये टाइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, न के बराबर चांस है इनसे आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, लेकिन जो है एक टाइम का अनुमान लगाने के लिए इनकी बात करना आवश्यक होता है कि कौन सा जो शासक है वो पहले था और कौन सा बाद में था, और लगभग कितने सालों तक इस शासक ने राज किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो सर्वप्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इन्हें हम जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, क्योंकि जो गुप्त साम्राज्य का विशाल जो रूप है वो हमें चंद्रगुप्त प्रथम के समय से ही मिलता है दोस्तों। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो गुप्त वंश को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया था, इसलिए इसे हम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो उसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश के संस्थापक, ओनली संस्थापक लिखा हो तो श्रीगुप्त है, और अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वो होगा चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि यही वो शासक थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को इतना सारा विशाल रूप दिया। और इन्होंने जो है देखिएगा अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 319 से 320 ईस्वी के अंदर जो है एक नए संवत की भी शुरुआत की थी, जिसे हम गुप्त संवत के नाम से जानते हैं, और इन्होंने चांदी के सिक्के भी इस समय चलाए थे। इसके बाद में देखिएगा इन्होंने जो अपनी राजधानी है वो किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, और सर्वप्रथम जो है चांदी के सिक्के चलाए थे। तो जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो इन्होंने जो है एक गुप्त संवत की शुरुआत की, साथ ही साथ इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए, और इन्होंने जो अपनी राजधानी है वो पाटलिपुत्र को बनाया था, और काफ़ी समय तक ये राजधानी इनकी बनी भी रही थी। तो चांदी के सिक्के चलाने वाले भी यही थे। इसके बाद में हम बात करें, इनका जो विवाह है वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से होता है। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, और इन्होंने राजा रानी प्रकार के सिक्के भी चलाए थे। इन्होंने कौन से सिक्के चलाए थे? राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे, तो वो चलाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। काफी प्रतापी शासक थे। देखिएगा वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन से संवत की शुरुआत की थी? गुप्त संवत की शुरुआत की थी। कब की थी? 319-20 के अंदर की थी। शक संवत और इसके बीच में जो है 241 वर्षों का अंतर माना जाता है। राजधानी किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को बनाया था। विवाह किससे किया था? तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। सिक्के चलाए थे। कौन से प्रकार के सिक्के चलाए थे? तो राजा रानी प्रकार के सिक्के इनके द्वारा चलाए गए थे। इसके बाद में हम जो दूसरे प्रतापी शासक हैं उसके विषय में बात करें तो वो हैं समुद्रगुप्त। ये जो शासक है चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र थे, मगध के सिंहासन पर ये बैठते हैं समुद्रगुप्त। इनका जो समय है, टाइम पीरियड है, वो 335 से लेकर के जो इनका माना जाता है 375 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड स्वीकार किया जाता है। ये भी काफ़ी प्रतापी शासक थे, क्योंकि समुद्रगुप्त के समय ही जो है गुप्त साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ। सबसे ज़्यादा विस्तार अगर हम कहें गुप्त साम्राज्य का किसके समय में हुआ, तो वो समुद्रगुप्त के समय में हुआ था। और इनका जो विजय पथ है, इसकी जो जानकारी है हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इन्हीं के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, जो इनके युद्ध और संधि के मंत्री भी थे, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख हमें पढ़ने को मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति से हमें अधिकतर इनकी जानकारी प्राप्त होती है। इनके युद्ध नीतियों के बारे में हमें इनसे जानकारी मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में थोड़ी और जानकारी हम देखें तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, और विशुद्ध भाषा के रूप की बात करें तो विशुद्ध भाषा जो है इसकी वो संस्कृत है। शैली की बात करें तो कौन सी शैली में लिखा गया है? चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली कौन सी होती है दोस्तों? तो चंपू शैली वो शैली होती है जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं, यानी जिस शैली के अंदर, जिस रचना के अंदर गद्य का भी प्रयोग हो और पद्य का भी प्रयोग हो, दोनों का प्रयोग हो, ऐसी शैली को हम चंपू शैली के नाम से जानते हैं। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, इसलिए
इनके शासन की जानकारी का ये बहुत अच्छा स्रोत भी है। और इन्होंने जो है समुद्रगुप्त ने जो है इनके जानकारी के अनुसार आर्यावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया था। कितने राजाओं को? 12 राजाओं को पराजित किया था। आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के 12 राजाओं को पराजित जो है वो किया था। एक साथ नहीं किया था, 2 चरणों में इन्होंने इनको पराजित किया था। पहले चरण के अंदर 3 को और दूसरे चरण के अंदर जो है 9 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था। कुल 12 राजाओं को इन्होंने उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया था। और समुद्रगुप्त की इस नीति को प्रस्बोधरण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्बोधरण कहते हैं। न केवल उत्तर भारत के बल्कि इन्होंने देखिए दक्षिण भारत के भी 12 राजाओं को पराजित किया था। समुद्रगुप्त जो है इनको अपने जीवन में कोई भी युद्ध न हारने के कारण, किस लिए? कोई भी युद्ध न हारने के कारण स्मिथ जो हैं वो इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। इन्होंने अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा था दोस्तों, इसलिए जो है विंसेंट आर्थर स्मिथ, जो स्मिथ का पूरा नाम था, वो इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों, समुद्रगुप्त ने भारत के जो 12 राजाओं को पराजित किया था, इन शासकों के प्रति इन्होंने जो नीति अपनाई उसे ग्रहण मोक्षानुग्रह के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहण मोक्षानुग्रह। ये क्या होता है? देखिए जो इसमें शब्द हैं वहीं से देखते हैं अपने। ग्रहण यानी राज्य को मिला लेना, यानी राज्य को मिला लेना। मोक्ष दूसरा जो शब्द है यहाँ पर वो है, देखिए मोक्ष यानी राजा को माफ कर देना। अनुग्रह का मतलब क्या हुआ कि राजा को राज्य वापस करना। ये नीति जो है इन्होंने दक्षिण भारत के राजाओं के प्रति अपनाई थी। क्या था? देखिएगा, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के जो राजाओं को पराजित किया, जिसकी जानकारी हमें जो है प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक है हरिशण के द्वारा प्राप्त होती है। इनके प्रति जो इन्होंने उत्तर भारत वालों के प्रति जो नीति अपनाई थी उसे प्रस्बोधरण के नाम से जानते हैं। प्रस्बोधरण हम इसे कहते हैं। और दक्षिण भारत के राजाओं के प्रति जो इन्होंने नीति अपनाई वो ग्रहण मोक्षानुग्रह के नाम से जानते हैं। अर्थात ये क्या कहते थे? ग्रहण मतलब राज्य को पहले तो वो मिला लेते थे, फिर राजा को माफ कर देते थे और बाद में राजा को राज्य वापस कर देते थे। कुछ जो है उनसे कर या गिफ्ट वगैरह है जो वो उनसे ले लिया करते थे। उनके आंतरिक कार्य में ये ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया करते थे। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति इन्होंने कौन से राजाओं के प्रति अपनाई? दक्षिण भारत के राजाओं के प्रति अपनाई थी। तो देखिएगा, समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो ये इस समय के सबसे अच्छे शासक हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि समुद्रगुप्त के समय जो है गुप्त साम्राज्य का विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ था। जिस सभी की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति यानी हरिशेन के लेखों से प्राप्त होती है। और प्रयाग प्रशस्ति कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। लिपि ब्राह्मी है और शैली कौन सी है? चंपू शैली है। इसमें जो उल्लेख किया गया है आर्यावर्त के 12 राजाओं को पराजित करने का उल्लेख जो है इनके द्वारा किया गया है। इसे हम जो है इस नीति को है आर्यावर्त राज्य प्रस्बोधरण के नाम से भी जानते हैं। और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा था। और ऐसा कहने वाले कौन थे? विंसेंट आर्थर स्मिथ यानी इतिहासकार स्मिथ जो है वो इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। ग्रहण मोक्षानुग्रह है जो दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति इनकी नीति है, उसके बारे में हमने बात कर ली है दोस्तों। इसके बाद में हम दूसरे जो प्रतापी शासक हैं, मुख्य शासक हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में बात करते हैं, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी। इनका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक का जो है वो इनका समय है। इतने समय तक जो है इन्होंने शासन किया था, 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन थे? तो ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे और रामगुप्त के छोटे भाई थे। समुद्रगुप्त के पुत्र थे और रामगुप्त के छोटे भाई थे। चंद्रगुप्त से पहले जो है रामगुप्त कुछ समय के लिए शासक बना था दोस्तों, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा प्रतापी शासक नहीं था। शक राजाओं ने इन्हें इस बात के लिए मजबूर कर दिया था कि वो अपनी रानी ध्रुव देवी को शकों को सौंप दें। और इसके लिए जो रामगुप्त है वो तैयार भी हो गए थे। और जब अपनी पत्नी को ध्रुव देवी को सौंपने के लिए जा रहे थे शकों को, तो रामगुप्त का जो छोटा भाई था चंद्रगुप्त था, उसने ध्रुव देवी के वेश में शक राजा की हत्या कर दी।
और बाद में उसने रामगुप्त की भी हत्या कर दी और रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी जो थी ध्रुव देवी से विवाह किया और स्वयं शासक बन करके बैठ गया। इस सब बातों की जो जानकारी है वो हमें विशाख दत्त के द्वारा लिखे हुए देवी चंद्रगुप्तम नाटक से प्राप्त होती है। हालांकि ये इस समय प्राप्य नहीं है, हमें नहीं मिलता, लेकिन ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बीच में कुछ समय के लिए जो शासक आए थे वो थे रामगुप्त, जिनका कोई विशेष उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा, इनके अगर अलग अलग नामों की बात करें तो इन्हें देवराज या देवगुप्त भी कहा जाता था। क्या कहते थे? देवराज और देवगुप्त भी कहते थे। इनके अन्य नामों में देव, देवश्री, देवराज, देवगुप्त आदि आते हैं। तो आप समझ जाइए, देव देव शब्द बार बार आ रहा है, तो देव शब्द जब भी आए तो आप याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं। हम विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात अपने कर रहे हैं दोस्तों। शकों को पराजित कर इन्होंने शकारी की उपाधि धारण की। कुषाणों के बाद में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वैष्णव धर्म को स्वीकार करने के कारण इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। कौन कौन सी उपाधि इनके पास में थी? शकारी, विक्रमादित्य और परम भागवत। परम भागवत किस लिए? वैष्णव धर्म के कारण इन्होंने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे इसलिए भी मानते हैं क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है फाहयान, चीनी यात्री फाहयान जो है वो भारत में आया था और उसने फुआ की नामक पुस्तक की रचना की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि चीनी यात्री फाहयान जो है वो भारत में किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ये याद रखना दोस्तों अच्छे से, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। क्योंकि एग्जाम में जब आता है तो चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से हम कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। तो ये फैक्ट आपके डायरेक्ट याद होने चाहिए बड़े अच्छे से। और इनको याद करने का एकमात्र उपाय है कि आप इनको बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही बार याद होगा। इसके अलावा कोई उपाय हमारे पास में इनको याद करने का नहीं है दोस्तों। इनमें समझने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ आपके लिए फैक्ट हैं और फैक्ट हमें याद करने पढ़ते हैं। तो बार बार इनको दोहराते रहेंगे तो ये दोस्तों आपको अपने आप याद हो ही जाएंगे, होंगे ही होंगे। बस आप इनको याद करना छोड़ना मत। एक बार कोशिश में आप लगे रहेंगे तो ये आपको ज़रूर याद होंगे, क्योंकि हिस्ट्री में फैक्ट हैं और इनको याद किए बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। मेहरौली के जो लौह स्तंभ है उससे भी हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिएगा, हमने चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की। चंद्रगुप्त कौन थे? समुद्रगुप्त के पुत्र थे, रामगुप्त की हत्या करके शासक बने थे। देवराज, देवगुप्त, देव, देवश्री, देवराज आदि इनके नाम आते हैं। शकारी, विक्रमादित्य, परम भागवत और आदि उपाधियां जो है इन्होंने धारण की थी। इन्होंने सिक्के भी चलाए थे। कौन सी शैली के? व्याघ्र शैली के सिक्के इन्होंने चलाए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी, चीनी यात्री इनके समय में भारत में आया था। तो कौन सा था वो चीनी यात्री? वो था फाहयान। और फाहयान ने एक पुस्तक लिखी जिसमें जो है इनका वर्णन भी है। तो ये जो पुस्तक है वो किस नाम से जानी जाती है? फुआकी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा, विक्रमादित्य का जो शासनकाल है वो गुप्त काल के सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो मुख्यतः जो उन्नति हुई थी दोस्तों वो सांस्कृतिक उन्नति ही थी। इस समय बहुत सारी रचनाएं लिखी गई थी, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई थी, साहित्य के अंदर भी इनका मुख्य योगदान रहता है। तो इस समय की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो देखिएगा, विशाख दत्त के द्वारा रचित जो है देवी चंद्रगुप्तम नाटक, बाण भट्ट का हर्ष चरित्र और राजशेखर की काव्य मीमांसा है जो इस समय की है। अगली जो वीडियो बनेगी दोस्तों, हम इसके अंदर गुप्त काल की जो कला और संस्कृति है उसके अंदर अलग से भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ हम ये जो नाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पुस्तकें आपसे पूछी जा सकती हैं। विशाखा दत्त के द्वारा लिखी हुई कौन सी है? देवी चंद्रगुप्तम है। और बाण भट्ट के द्वारा लिखी हुई कौन सी है? हर्षचरित्र है। और राजशेखर के द्वारा लिखी हुई कौन सी है? काव्य मीमांसा है। जो प्रमुख जो है वो रचनाएं हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी भी कौन सी थी? पाटलिपुत्र ही थी। लेकिन शकों पर जब इन्होंने विजय प्राप्त की तो उसके बाद में इन्होंने अपनी दूसरी जो राजधानी है वो उज्जैन में भी स्थापित की थी। दूसरी राजधानी कहाँ बनाई दोस्तों? तो उज्जैन में बनाई थी। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है
कि उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे, तो वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं। इन्हें ही हम इस रूप में जानते हैं। और जो इनका काल जो है धर्म के रूप में देखें तो ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म के चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल कहाँ है, अगर सब यानी गुप्त मौर्य में से पूछे तो गुप्त काल, अगर गुप्त में शासक का पूछे तो वो आएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से हम इसको जानते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ही जो है ब्राह्मण धर्म का चरमोत्कर्ष था। इसके बाद में हम बात करें, इनके दरबार के अंदर जो है वो 9 विद्वानों की एक मंडली निवास किया करती थी। 9 विद्वानों की एक मंडली थी और इन 9 विद्वानों के समूह को हम नवरत्न के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि जो है नवरत्न कहाँ थे, किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। ये बात आप हमेशा याद रखना। सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से स्वर्ण युग किसका माना गया है, विक्रमादित्य का माना गया है। तो संस्कृति की जो सबसे बातें, जो ज़्यादा बातें हैं वो हमें विक्रमादित्य के समय की मिलती है। नवरत्न किसका है, तो नवरत्न भी विक्रमादित्य का है। ये विद्वान कौन कौन से 9 थे, तो याद रखिएगा, कालिदास थे, धन्वंतरी थे, क्षपणक थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, वेताल भट्ट थे, गढ़करपर थे, वराह मिहिर थे और वररुचि थे। ये 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न के नाम से जानते थे। 9 की एक मंडली थी जो विक्रमादित्य के दरबार में रहा करती थी। और ये जो समय है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्वर्ण युग है सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से। और ये भी याद हमें रखना है कि उज्जैन को दूसरी राजधानी किसने बनाया था, तो वो भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही बनाया था। इसके बाद में हम कालिदास को और देख लेते हैं कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इन्होंने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभव, मालवी काग्निमित्रम जैसे ग्रंथों की रचना की थी। इसी समय धन्वंतरी भी थे। धन्वंतरी को हम भारतीय आयुर्वेद का पिता कहते हैं। भारतीय आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है, तो वो धन्वंतरी को कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों अगले जो शासक हैं कुमार गुप्त के विषय में। दोस्तों इनका जो टाइम पीरियड है वो 415 से लेकर के माना जाता है 455 ईस्वी तक जो है इनका टाइम पीरियड माना गया है। 415 से लेकर के 455 ईस्वी का जो इनका टाइम है। इनकी जो उपाधियां हैं तो उनमें सबसे प्रमुख उपाधि थी महेंद्रदित्य। इसके अलावा इनके जो सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, उनके ऊपर देखिए अजीत महेंद्र, महेंद्र सिंह, महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र आदि नाम हैं जो हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो महेंद्र जो है वो मुख्य रूप से किसके रूप साथ में जुड़ा हुआ है, कुमार गुप्त के साथ में जुड़ा हुआ है। महेंद्रदित्य हो, महेंद्र सिंह हो, महेंद्र श्री महेंद्र हो, अश्वमेघ महेंद्र हो, ये जो सारे के सारे नाम हैं वो कुमार गुप्त के माने जाते हैं दोस्तों। एक और जो बात हमें इस समय याद रखनी है कि इस समय जो गोल्ड कॉइन चलते थे यानी जो स्वर्ण के जो सिक्के चलते थे उन्हें हम कहते थे दिनार। स्वर्ण सिक्कों को हम क्या कहते थे, दिनार कहते थे। किनके समय में, पूरे गुप्त काल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। सिल्वर यानी चांदी के सिक्कों की बात करें तो इन्हें कहा जाता था रूपक। चांदी के सिक्कों को हम क्या कहते थे, रूपक कहते थे दोस्तों। बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न है कि गुप्त काल में जो सोने के सिक्के चलते थे उन्हें हम क्या कहते थे, तो उन्हें हम कहते थे दिनार। और जो चांदी के सिक्के जो चलाए गए थे उन्हें हम रूपक कहते थे। इसके पश्चात देखिएगा बात करें कि इन्हें और भी कुछ कहा गया है तो शरदकालीन सूर्य की तरह इन्हें बताया गया है और इन्हें परम भागवत भी कहा गया है। तो शरदकालीन सूर्य किसे कहा गया है, कुमार गुप्त को। परम भागवत कुमार गुप्त को। महेंद्रदित्य, अजीत महेंद्र, महेंद्र श्री महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र, ये महेंद्र से संबंधित सारे नाम किसके हैं, कुमार गुप्त के हैं। लगभग 415 से 455 ईस्वी का जो है टाइम पीरियड वो इनका माना जाता है। हालांकि एक और नाम इनका भी मिलता है कि ह्वेनसांग जो है इन्हें शक्रादित्य भी कहते हैं। शक्रादित्य किसने कहा था, ह्वेनसांग ने कहा था। और इन्हें जो है विवाह की बात करें तो अनंत देवी ने इनसे विवाह किया था। इनके समय के जो है इनके समय का जो एक चांदी के सिक्कों का जो ढेर है वो हमें बयाना भरतपुर से प्राप्त होता है। इसमें जो सिक्के हैं उनमें से मयूर शिल्ली के जो सिक्के हैं वो सर्वाधिक है दोस्तों। लगभग
623 सिक्के हैं। इतना बड़ा जो 623 सिक्कों का ढेर है वो हमें कहाँ से मिला है? बयाना भरतपुर से। कई प्रश्न बनते हैं कि बयाना भरतपुर से हमें किसके सिक्कों का ढेर मिला है, किसके समय का ढेर मिला है? तो कुमारगुप्त के समय का। और कुमारगुप्त के समय के सिक्कों का ढेर हमें कहाँ से मिला है? तो बयाना भरतपुर से मिला है। बहुत बड़ी मात्रा 623 काफ़ी होते हैं दोस्तों। और सबसे ज़्यादा किस शैली के सिक्के थे? तो इस समय जो है मयूर शैली के जो सिक्के हैं वो सबसे ज़्यादा थे। शक्रादित्य किसे कहा गया है? तो वो भी कुमारगुप्त को शक्रादित्य भी कहा गया था। अविनसांग ने ऐसा कहा था, ऐसा हमें उल्लेख भी प्राप्त होता है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख जो प्राप्त हुए उनमें से 18 अभिलेख जो हैं हमें कुमारगुप्त के प्राप्त होते हैं। कुमारगुप्त के शासनकाल का जो प्रथम अभिलेख है जो हमें विलसड़ उत्तर प्रदेश से हमें प्राप्त होता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा कुमारगुप्त के समय अगर कुछ महत्वपूर्ण माने, सबसे इम्पोर्टेंट बात माने तो वो थी नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के अंदर इसकी स्थापना की गई। कब की गई थी, किसके समय में की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी कुमारगुप्त के समय के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई तो कुमारगुप्त के समय में हुई थी। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ फायान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ फायान भी हम कहते हैं। और इसके अंदर जो एक पुस्तकालय है उसे हम धर्म यज्ञ भी कहते हैं। तो कुमारगुप्त की उपाधियों में बात करें तो महेंद्र द्वितीय, महेंद्र इनके लिए मुख्य आ गया, शरदकालीन सूर्य आ गया, परम भागवत आ गया, अविनसांग ने इन्हें शक्रादित्य भी कह दिया। इनके समय का एक सिक्कों का ढेर हमें भरतपुर से प्राप्त होता है। चांदी के सिक्के हैं जिसमें मयूर शैली के सिक्के मुख्य हैं। जो गुप्त शासकों के अभिलेख है, सर्वाधिक अभिलेख 18 अभिलेख जो है कुमारगुप्त के हमें प्राप्त होते हैं। प्रथम जो अभिलेख था वो बिलसड़ उत्तर प्रदेश का था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो इनकी थी वो थी नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना इनके समय में हुई थी, जिसे हम ऑक्सफोर्ड ऑफ फायान के नाम से जानते हैं। और इनका जो पुस्तकालय है उसे धर्म यज्ञ के नाम से भी हम जानते हैं, जिसे बाद में देखिएगा मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी जो था उसने इसे विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो इसके बाद में हम बात करेंगे अगले जो शासक हैं वो आते हैं स्कंदगुप्त। इनका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 455 यानी 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक का जो है टाइम पीरियड इनका माना जाता है। स्कंदगुप्त का समय ये माना जाता है। इसे शक्रादित्य के नाम से भी हम जानते हैं। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था दोस्तों? ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इन्होंने भी देखिए परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इन्होंने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। कौन से धर्म का अनुयायी था ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा जूनागढ़ अभिलेख से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, जूनागढ़ अभिलेख से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसके अनुसार स्कंदगुप्त के शासक बनते ही हुणों का आक्रमण हो गया। कौन से शासकों का? हुणों का आक्रमण हुआ। और क्या हुआ फिर? तो इन्होंने हुणों को पराजित कर दिया था। हुण जो है वो इनसे हार गए थे। जूनागढ़ अभिलेख के अंदर हुणों को मलेच्छ कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मलेच्छ कौन से बहुत ज़्यादा हम इनका नाम पढ़ते हैं तो मलेच्छ कौन थे? मलेच्छ हुणों को ही कहा गया है जूनागढ़ अभिलेख के अंदर। तो स्कंदगुप्त के शासक बनते ही किसका आक्रमण हुआ? हुणों का आक्रमण हुआ। क्या हुआ उनका? तो फिर वो हार गए थे। और इसकी जानकारी जो है जूनागढ़ अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। वहाँ पर इन्हें मलेच्छ कहा गया है। किन्हें मलेच्छ कहा गया है? हुणों को मलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त कौन से धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। परम भागवत की उपाधि इन्होंने धारण की। इन्हें भी शक्रादित्य कहा जाता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। कहाँ की थी? अयोध्या के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्तों कि प्रशासनिक दृष्टि से अपनी राजधानी अयोध्या में किसने स्थानांतरित की थी? तो स्कंदगुप्त ने स्थानांतरित की थी। सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील का भी इन्होंने जो है पुनरुद्धार करवाया था, पुनर्निर्माण जो है करवाया था। सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण है वो सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित की देखरेख में हुआ। और उसने जो है झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। एक इनका जो इंदौर का जो लेख है उसमें सूर्य पूजा का भी उल्लेख तो है मिलता है कि सूर्य पूजा भी इनके द्वारा की गई थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक थे। ये हम मानते हैं कि गुप्त वंश के अंतिम महान शासक थे। और लगभग इनकी मृत्यु के बाद जो है गुप्त साम्राज्य का पतन होना भी प्रारंभ हो गया था। तो एक और जो सिक्कों से संबंधित इनके संबंध में जानकारी मिलती है वो है कि इन्होंने
जो सोने के सिक्के थे उनका वेट बढ़ा दिया था। वेट बढ़ा करके 144 से 146 ग्रेन तक के सोने के सिक्के इन्होंने बनाने शुरू किए थे। उससे पहले के जो शासक थे उनका जो सिक्का था वो 118 से 123 ग्रेन तक का ही हुआ करता था। लेकिन एक और बात है कि सिक्कों में मिलावट भी इनके समय सबसे ज़्यादा थी। तो वो वेट किसका बढ़ा हम नहीं जानते, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो किसने जो है सिक्कों का वजन बढ़ाया था, तो बढ़ाने वाले थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने सोने के सिक्कों का वेट 144 से 146 ग्रेन तक कर दिया था दोस्तों। इसके बाद में अगली जो हमारी जानकारी आती है कि ये गुप्त वंश के अंतिम महान शासक थे। इनकी मृत्यु के बाद जो है गुप्त वंश का पतन होना शुरू हो गया था। इन्होंने जो है चीन से मित्रतापूर्ण संबंध बनाने का प्रयास भी किया था। इसके लिए 466 में अपने एक राजदूत को चीन जो शासक थे सांग के दरबार में भी इन्होंने अपना एक जो है वो दूत वहाँ पर भेजा था चीन से मित्रतापूर्ण संबंध बनाने के लिए। संभवतः ये चांदी के सिक्के जारी करने वाले अंतिम शासक भी थे। इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे वो वृषभ शैली के सिक्के थे। चांदी के सिक्के जारी करने वाले अंतिम शासक मानते हैं। इन्होंने जो सिक्के जारी किए वो कौन सी शैली के थे, वो सिक्के वृषभ शैली के सिक्के थे दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें स्कंदगुप्त के बाद में आने वाले शासक के उत्तराधिकारियों की, तो इनमें जो मुख्य आते हैं पुरुगुप्त आते हैं। पुरुगुप्त जो है लगभग इनका 467 से 473 ईस्वी तक का समय माना जाता है। ये जो है इन्होंने वैष्णव धर्म को छोड़ दिया और बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और ऐसा भी माना जाता है कि गुप्त वंश में बौद्ध धर्म को सबसे पहले संरक्षण देने वाले कौन थे, तो बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले थे पुरुगुप्त। बौद्ध धर्म को सबसे पहले जो है गुप्त वंश के अंदर जो है संरक्षण देने वाले कौन थे, वो थे पुरुगुप्त। और लेकिन ये कोई बहुत अच्छा शासक नहीं था और इसके बारे में इतिहास में बहुत ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं गया है। इसके बाद में जो अगले शासक आए थे वो थे कुमारगुप्त, और उसके बाद में जो आए बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है। 476 से लगभग 495 ईस्वी का इनका टाइम था। ये भी जो है बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे। बुद्धगुप्त नाम से स्पष्ट है, ये भी बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में बड़ा योगदान दिया। बहुत ज़्यादा इन्होंने उनके लिए दान दिया था। इनके समय भी हुणों का आक्रमण हुआ था दोस्तों। इसके बाद में देखिए नरसिंह गुप्त, या हम जिसे बालादित्य कहते हैं, नरसिंह गुप्त या बालादित्य जो है 495 से लेकर के 510 तक का जो टाइम पीरियड है इनका लगभग स्वीकार किया जाता है। इन्होंने जो है हूण शासक, एक शासक जो था मिहिर कुल इनके समय में आया था, उसको पराजित करने का भी काम किया था। इनके काल में जो है सबसे बड़ा सोने का सिक्का जारी किया गया था। अगर से हम इनकी बात करें सबसे बड़ा सोने का सिक्का किसके समय में जारी किया गया था, तो वो नरसिंह गुप्त या बालादित्य के समय में जारी किया गया था। इसके बाद में देखिएगा भानुगुप्त भी थोड़े से इंपॉर्टेंट शासक रहे थे जिनके समय में हमें थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। इनके समय का एक 510 ईस्वी का एक अभिलेख है, एरण अभिलेख, जिससे हमें पता चलता है कि भानुगुप्त का जो सेनापति है, भानुगुप्त का जो सेनापति था गोपराज, हुणों के साथ युद्ध में मारा गया था। और उस समय जो है उनकी पत्नी ने, गोपराज की पत्नी ने जो है इसके साथ में ही सती हो गई थी। गोपराज की पत्नी जो है इनके साथ में ही सती हो गई थी। तो सती प्रथा का हम प्रथम अभिलेख हम इसको मान करके चलते हैं, प्रथम अभिलेख के रूप में यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जो है अंतिम जो सम्राट है गुप्त कुल का, गुप्त वंश का, जो हम विष्णुगुप्त को मानते हैं, संभवतः यही जो है इसका अंतिम शासक था। संभवतः 550 ईस्वी के आसपास जो है गुप्त वंश का पतन हो गया था। विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त ने देखिएगा चंद्रादित्य की उपाधि भी धारण की थी। विष्णुगुप्त जो अंतिम शासक था इसने चंद्रादित्य की उपाधि भी धारण की थी दोस्तों। और इसके बाद में जो है ये माना जाता है कि गुप्त वंश का पतन जो है वो हो गया था लगभग 550 ईस्वी के आसपास। कब के आसपास? 550 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश का पतन हो गया दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं इनके प्रशासन के विषय में। तो सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं। तो गुप्त वंश में जो है शासन का केंद्र बिंदु राजा
होता था। देखिए जहाँ भी राजा की बात आएगी तो शासन का मूल जो है किसके पास में रहेगा, राजा के पास में ही रहेगा दोस्तों। इस समय बहुत ज़्यादा महत्व था राजा का, क्योंकि राजा को जो है विष्णु के अवतार के रूप में देखा जाता था, विष्णु भगवान का अवतार मान करके चलते थे। तो इसलिए केंद्रीय प्रशासन यहाँ हमें देखने को मिलता है। सम्राट ही था जो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, सबका प्रमुख कौन होता था, सम्राट ही हुआ करता था। यहाँ तक कि सेना का प्रमुख सेनापति भी कौन होता था, वो भी राजा यानी सम्राट ही हुआ करता था दोस्तों। सम्राट को सहयोग करने के लिए हालांकि एक मंत्री परिषद भी थी, सम्राट को सहयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद भी थी। हालांकि उसकी सलाह को मानना कोई जरूरी नहीं था राजा के लिए, जो मंत्री परिषद सलाह देती थी उसकी इच्छा थी वो माने या न माने, लेकिन ये था कि नैतिक रूप से इसे प्राथमिकता दी जाती थी दोस्तों। तो राजा ही केंद्र बिंदु में था, वही सभी चीज़ों का प्रधान था, चाहे न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सेना कुछ भी हो, सबका मुखिया वही था। हालांकि उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद भी थी, लेकिन वो उसके अनुसार काम करे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। हाथियों की जो सेना थी उसका जो प्रधान हुआ करता था उसे महापीलपति, घुड़सवार सेना का प्रधान था उसे बटाश्वपति, और इसके अलावा अन्य मंत्री भी हुआ करते थे, विभागाध्यक्ष भी थे जिनके साथ में मिलकर के जो है प्रशासन चलता था। अश्व सेना जो इनकी जो थी मुख्य विशेषता थी, जिसके अंदर अश्वारोही और धनुर्धरी जो है वो गुप्त काल की सेना की मुख्य विशेषता मानी जाती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा गुप्त प्रशासन की हम बात करें तो गुप्त प्रशासन के अंदर जो है हमें मौर्य काल की तरह केंद्रीकरण देखने को नहीं मिलता, उतना केंद्रीकरण यहाँ नहीं था, वहाँ से कुछ शिथिलता हमें यहाँ दिखाई देती है, जिसमें अन्य जो विजित राष्ट्र थे उनके प्रति जो गुप्त शासकों ने नीति बनाई थी उसका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो यहाँ पर मौर्य काल के केंद्रीय नियंत्रण के विपरीत जो है हमें विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है, जिसमें कार्य को आगे बांट दिया जाता है। गुप्त शासक जो थे यानी गुप्त शासकों द्वारा पराजित शासकों के साम्राज्य का अधिग्रहण करने में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, यानी पराजित शासकों का साम्राज्य का अधिग्रहण करने के साथ ही वे विकेंद्रीकरण को भी अपनाते थे, जिससे विकेंद्रीकरण बढ़ता चला गया। इनकी नीति जो थी कि गुप्त शासक हैं पराजित शासकों के साम्राज्य का अधिग्रहण करने के स्थान पर, यानी उनका अधिग्रहण नहीं करते थे, अधिग्रहण करने के स्थान पर उनसे अधीनता स्वीकार करवाते थे, अधीनता स्वीकार करवाकर उनसे वार्षिक कर या उपहार लेकर ही संतुष्ट हो जाया करते थे। उनको अधीनता स्वीकार करवाई, उनको विजित किया, अधीनता स्वीकार करवाई, टैक्स और कुछ गिफ्ट लेकर के उन्हें छोड़ दिया करते थे। उनके आंतरिक शासन में वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया करते थे। तो इस प्रकार हमें जो है इसमें राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके अंदर सामंती व्यवस्था की झलक देखने को मिलती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि गुप्त राजनीतिक जो व्यवस्था है वो सामंती प्रकार की हो गई थी दोस्तों। गुप्तकालीन अधिकारियों की हम बात करें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनमें से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, महाबलाधिकृत यानी महासेनापति कौन होगा? नाम से स्पष्ट है, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी जो है महाबलाधिकृत या महासेनापति के नाम से जाना जाता था। महादंड नायक यानी दंड देने में सबसे बड़ा कौन है? तो वो होता था मुख्य न्यायाधीश। इनके नामों से उत्तर निकालने की कोशिश किया करें दोस्तों, यहीं से आप कुछ तालमेल बैठा लेंगे तो आपको याद रह जाएगा, अन्यथा थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि बहुत सारे फैक्ट है, बहुत सारे नाम हैं, यहाँ भी आएंगे। फिर मुगल काल में भी हमें बहुत सारे जो अधिकारी हैं उनके नाम याद करने होते हैं, तो इन आपस में इन नामों का कोई ना कोई कनेक्शन होता है, उनको काम के आधार पर ही ये नाम होते थे, तो कुछ ना कुछ जोड़ लेंगे तो बैठ जाएगा। जैसे हम यहाँ बात करें महासंधि विग्रहिक, तो संधि आ गई, संधि किसके साथ में होगी? दूसरे राष्ट्रों के साथ में ही ना, तो इसलिए विदेश मंत्री का जो कार्य था वो किसके पास में था? यही हुआ करता था महासंधि विग्रहिक। युद्ध व शांति का अधिकारी, युद्ध यानी विदेश नीति होगी तो युद्ध व शांति का अधिकारी महासंधि विग्रहिक को मानते थे। दंडपाशिक यानी दंडपाशिक नाम से भी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, पुलिस अधिकारी जो थे उन्हें दंडपाशिक कहा जाता था। महाअक्षपटलिक, अक्षपटलिक यानी कौन था? आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी, एक तरह का उनका अकाउंटेंट हो गया। उस समय जो आय व्यय इनकम होती थी उसका लेखा जोखा ये रखता था। महाभंडारगार, तो देखिए यहाँ पर नाम से स्पष्ट है भंडारगार
यानी कि भंडार जहाँ पर हो, यानी राजकीय कोष का ये क्या हुआ करता था, प्रधान हुआ करता था। तो महाबलाधिकृत कौन था, सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। महादंडनायक कौन था, मुख्य न्यायाधीश था। महासंधि विग्रही कौन था, युद्ध व शांति का अधिकारी था, विदेश मंत्री था। दंडपाशिक पुलिस अधिकारी हुआ करता था। महाअक्षपटलिक कौन था, आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी था। और महाभंडागाराधिकृत कौन था, ये राजकीय कोष का प्रधान हुआ करता था दोस्तों। तो गुप्त प्रशासन इस प्रकार से चलता था। ये केंद्रीकरण के बजाय विकेंद्रीकरण की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था। इन्होंने अन्य राज्यों के प्रति भी इसी प्रकार की नीति अपनाई थी। थोड़ी थोड़ी सामंती झलक हमें यहाँ पर देखने को मिलती है दोस्तों। प्रांतीय प्रशासन की बात करें, प्रांतों का प्रशासन कैसे चलता था, तो प्रशासन को सुविधा की दृष्टि से गुप्त काल में जो है कई प्रांतों में जो है विभाजित किया गया था। तो सबसे बड़ी इकाई जो है देश को ही मानते थे। प्रांतों के लिए भी कई जगह देश शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों। इन जो देश है उस देश का जो प्रशासक हुआ करता था उसे हम गोप्ता कहते थे। इसके बाद में देखिएगा, इसके अलावा एक और प्रशासनिक जो इकाई थी, प्रादेशिक इकाई जिसे हम कहते हैं, वो थी भुक्ति। भुक्ति यानी कि प्रांत। प्रांत का जो शासक हुआ करता था उसे उपरिक कहते थे। प्रांत का शासक कौन हो गया, उपरिक। और उपरिक को भोगिक या भोगपति भी कहते थे। उपरिक के अन्य नाम क्या है, भोगिक या भोगपति। तो भुक्ति का नाम भू से भोगिक, यानी भुक्ति का शासक कौन हो गया, भोगिक। या प्रांत का उप शासक कौन हो गया, उपरिक। ये इनके नाम ही है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, भुक्ति के नीचे विषय नामक एक प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। भुक्ति से छोटी इकाई कौन सी होगी, विषय, जिसे हम जिला कह सकते हैं दोस्तों। विषय या जो जिला था उसका प्रशासनिक अधिकारी विषय नाम से ही है विषयपति हुआ करता था। विषयपति की अब कौन करेगा नियुक्ति, उससे बड़ा अधिकारी, उससे बड़ा जो प्रशासनिक इकाई है वो प्रांत है। तो प्रांत का कौन था, उपरिक हुआ करता था। प्रांत के अंडर में देखिए विषय आते थे, तो विषयपति की नियुक्ति जो है प्रांत के शासक उपरिक के द्वारा की जाती थी दोस्तों। और नगर जो था उसका प्रधान कौन हुआ करता था, पुरपाल या द्रांगिक हुआ करता था। ये कुमारामात्य की श्रेणी का अधिकारी हुआ करता था। नगर का अधिकारी प्रधान कौन हुआ करता था, पुर माने नगर ही होता है, पुरपाल नाम से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। गांव का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामिक होता था या महत्र होता था। और उस ग्रामिक या महत्तर की सहायता के लिए ग्राम सभा हुआ करती थी जिसके साथ में वो काम करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो थी गांव। इसके बाद में देखिएगा यहाँ स्थानीय प्रशासन भी हमें देखने को मिलता है। कैसे था, जो जिले थे वो तहसीलों में बंटे हुए थे। जिले किस में बंटे हुए थे, तहसीलों में बंटे हुए थे। और इन्हें हम क्या कहते थे, विथि कहते थे। विथि क्या थी, तहसीलें थी उस समय की, जैसे आज हमें देखने को मिलती हैं। तहसील जो है वो आगे पेठ यानी ब्लॉक हम कह सकते हैं, ब्लॉक के रूप में बंटे हुए थे। तो जिले किस में बंटे, तहसील में। तहसील को हम क्या कहते थे, विथि कहते थे। तहसील किस में बंटे हुए थे, पेठ के अंदर बंटे हुए थे। और पेठ में हुआ करते थे गांव। और गुप्त काल में सबसे छोटी इकाई हम बात कर चुके हैं, गांव ही थी, जिसका प्रधान जो है ग्रामीण या आदि नामों से जाना जाता था। तो जिले जिन्हें तहसीलों में बांटा गया जिसे विथि कहते थे। तहसील जो है आगे पेठ में बंटे, पेठ आगे गांव में बंटे हुए थे। गांव सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। ये स्वायत्ता प्राप्त थी, लेकिन फिर भी केंद्रीय प्रशासन को या राज्य प्रशासन को जो है राजस्व वसूल करने में मदद किया करती थी। और साथ ही साथ जो सरकारी पदाधिकारी आते थे तो उनके रहने की व्यवस्था भी है वो इनके द्वारा की जाती थी दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा राजस्व व्यवस्था, टैक्स कलेक्शन की या रेवेन्यू की हम बात करें तो किस प्रकार से इनका सिस्टम चलता था। तो प्राचीन परंपरा के अनुसार जो है भूमि का स्वामी जो है वो राजा ही हुआ करता था। राजा ही भूमि का स्वामी था। और राजा जो है भूमि कर के रूप में उपज का एक भाग लिया करता था। कितना लिया करता था, 6ठा भाग लिया करता था। और इस कर को हम कहते थे भाग। यानी भूमि का स्वामी कौन था, राजा था। और वो क्या करता था, उपज का एक भाग जो है वो कर के रूप में लिया करता था। वो कितना था, 1/6 भाग था, 6ठा भाग था। और इस टैक्स को, कर को हम भाग कहा करते थे। भाग कौन लेता था, राजा लेता था। और किसान के पास में ये छूट थी कि वो उस टैक्स को जो है हिरने के रूप में दे सकता था या फिर मेय के रूप में दे सकता था। हिरने यानी कैश पेमेंट, उसको नगद के रूप में दे सकता था। मेय यानी अन्न के रूप में भी वो पेमेंट कर सकता था। दोनों में से किसी रूप में दे सकता था।
और देता किसको था? राजा को। कर के रूप में, भाग के रूप में वो राजा है भूमि कर के रूप में उसको लिया करता था, किसान से लिया करता था, जो कि उसकी उपज का छठा भाग था। या तो वो पैसे दे देगा या फिर वो उसको अनाज देने का कार्य किया करता था। इस भूमि कर के संग्रहण के लिए जो अधिकारी थे वो थे ध्रुवाधिकरण नाम का अधिकारी हुआ करते थे, जो भूमि का रेवेन्यू जो है कलेक्ट करने का काम किया करते थे। भूमि कर का संग्रह करने का कार्य ध्रुवाधिकरण नामक अधिकारी किया करता था। नाम आपसे पूछा जा सकता है। ध्रुवाधिकरण क्या करता था? भूमि कर जो राजा के द्वारा लिया जाना था, भाग कहते थे, जिसे जो किसान है हिरण्य या मेय के रूप में दे सकता था। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा, भूमि संबंधित अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए महाअक्षपटलेख और कार्णिक नामक अधिकारी हुआ करते थे। कौन से अधिकारी थे? महाअक्षपटलेख और जो है कार्णिक नामक अधिकारी हुआ करते थे, जो ऐसा कार्य करते थे भूमि को, अभिलेखों को सुरक्षित रखने का। इसके बाद में देखिएगा, भूमि संबंधी विवाद अगर हो जाए तो उसके जो निपटारे के लिए है न्यायाधिकरण नामक अधिकारी हुआ करते थे। दोस्तों विदेशी वस्तुएं जब आती थी उनके आयात पर भी टैक्स लगता था, जिसे भूतोवाद प्रत्याय कहते थे। इसके अलावा शुल्क या बिक्री कर चुंगी, बिक्री कर का भी हमें उल्लेख देखने को मिलता है। बिक्री कर भी हुआ करते थे। तो विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगा हुआ जो कर है वो भूतोवाद प्रत्याय कहलाता था। इसके अलावा शुल्क और बिक्री कर के भी उल्लेख हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों भूपति जो भूमि का मालिक है वो किसानों और उनकी स्त्रियों से बेगार भी ले सकता था। दोस्तों बेगार क्या हुआ करता था? जो भूमि का मालिक है वो किसानों से अपने घर कोई काम या सरकारी काम जब भी करवाया करता था तो उन किसानों को और उनकी स्त्रियों को करना पड़ता था, जिनके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था, कोई भी आर्थिक लाभ उन्हें नहीं मिलता था। दोस्तों इस बेगार को विष्टि कहा जाता था। इस बेगार को क्या कहते थे? विष्टि। बेगार यानी काम है लेकिन उसका पैसा मिलता नहीं है। दोस्तों इसके बाद में प्रमुख टैक्सेस की बात करें, प्रमुख कर कौन कौन से थे? तो देखिएगा, इतने प्रकार के कर यहाँ पर मुख्यतः लिए जाते थे। उद्रिंग कर, उद्रिंग कर स्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर, यानी स्थायी जो किसान हैं उनसे जो कर लिया जाएगा उसे उद्रंग कहते थे। उपरिक कर, उपरिक कर कौन से थे? अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर। जो अस्थायी किसान है उनसे उपरिक लिया जाता था। उद्रंग किसे लिया जाता था? जो स्थायी किसान है उनसे लिया जाता था। विष्टि की बात अपने कर चुके हैं, बेगार होती है। बलि भी एक टैक्स था जो स्वैच्छिक कर के रूप में दिया जाता था। शुल्क यानी चुंगी कर, शुल्क किसे कहते थे? चुंगी कर को। हरिलाक कर, हरिला कर किसका है से इसको जोड़ लेना। हल पर लगने वाला जो टैक्स था, हलों पर लगने वाला जो टैक्स था उसे हरिला कर के नाम से जानते थे। अवलगत, ये क्या होता था? भी जब सेना का युद्ध अभियान हुआ करता था तो वो उनकी खाद्य सामग्री जो है वो ग्रामीणों से वसूल किया करते थे, जिसे अवलगत कहते थे। अवलगत क्या थी? सेना के युद्ध के अभियान के दौरान ग्रामीणों से वसूल की जाने वाली खाद्य सामग्री। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा, भूमि की बात करें, भूमि कितने प्रकार की उस समय हुआ करती थी? तो क्षेत्र, सबसे पहले बात करें हम क्षेत्र। क्षेत्र क्या थी? ऐसी भूमि जो खेती के लिए उपयुक्त थी, यानी खेती के लिए उपयुक्त भूमि को हम क्या कहते थे? क्षेत्र कहते थे। फिर आता है वास्तु। वास्तु देखिए, नाम वास्तुशास्त्र किसका होता है? आवास का होता है, घर का होता है। तो आवास के लिए जो भूमि होती थी उसे हम वास्तु कहा करते थे। गोचर, गोचर यानी जहाँ पर गाय चरे तो उसे हम क्या कहेंगे? चारागाह कहेंगे। दोस्तों सिल, सिल कैसी होती है? सिल पत्थर की होती है। दोस्तों ऐसी भूमि जो जोती नहीं जा सकती, इसको याद रख लीजिएगा। ये याद रखने के तरीके हैं कि सिल यानी जो भूमि जोती नहीं जा सकती, ऐसी भूमि को हम सिल कहते हैं। अग्रहत, अग्रहत यानी हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो किसको ग्रहण नहीं करेंगे? जंगली भूमि को हमें ग्रहण नहीं करना है। अप्रदा, प्रदान नहीं की, प्रदा यानी अप्रदा, जिसको प्रदान नहीं किया है हमने, यानी ऐसी विवादास्पद भूमि जिसको अभी तक किसी को न दिया गया हो। दोस्तों कौन कौन से भूमि के प्रकार थे? क्षेत्र यानी खेत, खेत के लिए जो भूमि है वो क्षेत्र कहले। वास्तु नाम से स्पष्ट है, आवास के लिए भूमि। गोचर भी नाम से स्पष्ट है। सिल यानी ऐसी भूमि जिसको जोता नहीं जा सका, जोता नहीं जाता, वो कौन सी कहलाएगी? सिल कहलाती थी। अग्रहत हम जंगली भूमि को बोलते थे। अप्रदा जिसको अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था के विषय में। दोस्तों तो सामाजिक व्यवस्था में काफ़ी बदलाव यहाँ आते आते हो चुका था।
गुप्तकालीन समाज जो है वो परंपरागत उन्हीं 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें जो सबसे ऊंची जो स्थिति थी वो ब्राह्मणों की थी, और इन वर्णों का जो आधार था वो कर्म नहीं था, कर्म के बजाय क्या था, जन्म ही था। जन्म के आधार पर ही जो है वर्ण मिलते थे। और शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न चंडाल जो जाते हैं उसका उद्भव भी इसी काल में हुआ था। शूद्र को बड़ी हीनता की दृष्टि से इस समय देखा जाता था दोस्तों। शूद्र की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत हीन दृष्टि से उसको देखा जाता है। जैसा कि उल्लेख जो है हमें वराहमिहिर की व्रत संहिता में मिलता है, वो ऐसा कहते थे कि इन 4 वर्णों के लिए अलग अलग बस्ती होनी चाहिए दोस्तों, यानी 4 वर्ण है तो 4 बस्तियां होनी चाहिए। और जो है उनके अंदर भी क्या था, ब्राह्मण के घर में 5 कमरे, क्षत्रिय के घर में 4 कमरे, और वैश्य के घर में 3 कमरे, और शूद्र के जो घर में है वो 2 ही कमरे होने चाहिए, उससे ज़्यादा कमरे भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऐसा जो है उल्लेख हमें उस समय के साहित्य में मिलता है। और गुप्त काल में जो था ब्राह्मणों की पवित्रता पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। ऐसा कहा जाता था कि ब्राह्मण को शूद्र का जो है अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, अगर अन्न ग्रहण करेगा तो उसका जो आध्यात्मिक बल है वो कम हो जाएगा। लेकिन संकट काल में जो है दासों और शूद्रों से अन्न ग्रहण करने की अनुमति दी जाती। संकट काल के अंदर ऐसा किया जा सकता है, ऐसा आचार्य बृहस्पति के उल्लेख जो है उनमें हमें पढ़ने को मिलता है। क्षत्रिय भी जो है संकट काल है तो कोई दूसरा कार्य कर सकते हैं, ऐसे आपातकाल या संकट काल के अंदर कुछ छूट इन्हें दी गई थी। गुप्त काल में मनु ने देखिएगा शूद्रों की सेवा वृत्ति पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था कि शूद्रों का काम है सेवा करना, उन्हें सेवा करनी चाहिए। अब देखिए इस समय अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी हुए, जिनके कारण अनेक प्रकार की मिश्रित जातियों का उत्पन्न भी उस समय हुआ था। अनुलोम प्रतिलोम विवाह हुए, उनके कारण मिश्रित जातियों का उत्पन्न हुआ, जिसमें से कायस्थ आदि जो हैं जातियां उस समय की मानी जाती हैं। भारी संख्या में इस समय विदेशी जातियों का आगमन हुआ, अंतरजातीय विवाह भी हुए, जिनमें अनुलोम प्रतिलोम भी है, जिनके बात हमने पीछे की क्लासों में कर चुके हैं। इससे वर्ण संकर जातियों की संख्या बढ़ी। विदेशी जातियों को समाज में जो स्थान मिला था वो क्षत्रिय के रूप में मिला था दोस्तों। इस समय देखिए दास प्रथा भी कुछ मात्रा में प्रचलित थी दोस्तों। स्त्रियों की दशा की बात करें तो स्त्री शिक्षा का इस समय प्रचलन था। पहले की अपेक्षा जो है स्त्रियों की स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी दोस्तों। इस समय देखिए बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन जो है वो आरंभ हो चुका था। विधवाओं की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा शोचनीय थी। ऐसा संहिताओं में उल्लेख किया गया है कि जन्म से मृत्यु पर्यंत स्त्री को किसी न किसी पुरुष के नियंत्रण में ही रहना चाहिए, और इनका पालन करवाने के लिए धार्मिक आख्यानों का सहारा लिया जाता था दोस्तों। और बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियां इसी समय आई थी। पर्दा प्रथा का जो उल्लेख है गुप्त काल में हमें पढ़ने को मिलता है। विधवाओं की स्थिति तो इतनी खराब थी कि उन्हें जो है विधवा होने के बाद में श्वेत वस्त्र धारण करने पड़ते थे, तो और आजीवन जो है ब्रह्मचर्य का पालन इन्हें करना पड़ता था। सती प्रथा भी इस समय विद्यमान थी। कहाँ थी? सैनिक जातियों में सती प्रथा विद्यमान थी दोस्तों। सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख साक्ष्य है वो हम बात कर चुके हैं, एरन अभिलेख में हमें पढ़ने को मिलता है दोस्तों। उत्तर वैदिक कालीन स्मृति जो लेखक हैं उन्होंने स्त्रियों को कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है पुनर्विवाह की अनुमति भी दी है। विशेष परिस्थितियों में पुनर्विवाह की अनुमति उत्तर वैदिक काल में मिलने लगी थी दोस्तों। तो 4 वर्ण थे जिनका आधार जन्म हुआ करता था। शूद्रों की हालत सबसे नीचे थी, ब्राह्मण सबसे ऊपर था, और जो है शूद्रों को बड़ी ही हीन दृष्टि से इस समय देखा जाता था। वर्ण संकर जातियां इस समय बहुत ज्यादा। इसके बाद में हम बात करते हैं गुप्त काल की धार्मिक व्यवस्था के विषय में दोस्तों। धार्मिक के अंदर बात करें तो गुप्त काल जो है ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल कौन सा है? तो वो है गुप्त काल, जिसकी बात पीछे भी हमने की थी। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान की प्रक्रिया जो है हालांकि गुप्त साम्राज्य से पहले प्रारंभ हो गई थी, लेकिन गुप्त काल में यह जो विश्वास है वो चरम सीमा तक पहुंच गया था। मंदिरों में मूर्ति पूजा का विकास जो है वो गुप्त काल में ही हुआ। मंदिर जो बनने शुरू हुए वो मुख्य रूप से गुप्त काल में ही शुरू होते हैं। मंदिरों के अंदर बहुत सारा काम गुप्त काल के अंदर हुआ था दोस्तों। हिंदू धर्म के इस समय 2 संप्रदाय विकसित हुए जो वैष्णव और शैव के नाम से जाने जाते हैं, जिनको वहाँ के शासकों ने भी अपनाया था।
गुप्त जो शासक थे वो वैष्णव धर्म के मुख्यतः अनुयायी हुआ करते थे और इनका जो उल्लेख है वो अपने सिक्कों पर भी किया करते थे। गुप्त सम्राट सिक्कों पर अपने नाम के साथ परम भागवत लिखते थे और हमने ये भी देखा था, तो ये उपाधि भी ये धारण किया करते थे दोस्तों। इसके बाद में देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर भी विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। कालिदास की रचनाओं में भी गोकर्ण के शिव, काशी के विश्वनाथ, उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग के संकेत हमें पढ़ने को मिलते हैं, यानी मंदिरों के उल्लेख हैं वो हमें उस समय की रचनाओं में मिलते हैं। गुप्त काल में नारायण, संकर्षण, लक्ष्मी जैसे अवैदिक देवता जो हैं समाज में आ चुके थे, यानी जो वैदिक देवता थे उनके अलावा नए जो देवता थे, अलग जो देवता थे, नारायण, संकर्षण, लक्ष्मी जैसे जो देवता थे, वैष्णव धर्म का अभिन्न अंग थे, वो भी इस समय हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों के विषय में, गुप्त काल की जो कला, संस्कृति और सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनके विषय में दोस्तों। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल यानी अतुल्य आर्यस पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyaryas.in से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज इसकी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारा एंड्रॉयड ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। हमारी मेहनत डिपेंड करती है आपके लाइक और शेयर्स के ऊपर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।